गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग केमिकल कैनेटिक्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो हम लोग बात करें केमिकल कैनेटिक्स में कोई एक इक्वेशन है ए बी बी सी डी डी, जहाँ स्मॉल ए बी सी डी जो है कोफिशिएंट है इस इक्वेशन का। कोई एक इमेजिनरी इक्वेशन है जिसमें ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी कोई केमिकल है जो प्रोडक्ट सी और डी, कैपिटल सी और कैपिटल डी प्रोडक्ट बन रहा है। स्मॉल ए बी सी डी इस इक्वेशन का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर केमिकल कैनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या? केमिकल कैनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, कैनेटिक्स जो है फिजिक्स का टर्म है, मीन्स होता है मोशन। तो केमिकल कैनेटिक्स मीन्स हो गया यहाँ केमिस्ट्री में मोशन से रिलेटेड। मोशन से तो कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर कैनेटिक्स का मतलब है कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज करने का रेट क्या होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं केमिकल कैनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, और कौन कौन से फैक्टर जो है रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्टेड करता है, और इसका मैकेनिज्म रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तो एक क्लास जो है बहुत शॉर्ट रिवीजन, केवल फॉर्मूला चार्ट याद करवा रहे हैं, जिससे कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन तो हर हालत में 12th बोर्ड में आता है या नीट में भी इससे रिलेटेड है। कुछ ग्राफ बताया जाएगा और विस्तार से यदि इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है तो बहुत जल्द जो है नीट का शुरू होने वाला है, नीट आईआईटी का शुरू होने वाला है, वो बैच में आप कर देख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करें, एक कोई इक्वेशन है तो रेट ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन ए डी टी। माइनस साइन रिएक्टेंट को डिक्रीज करने को इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन। कोफिशिएंट जो रहता है रेट ऑफ रिएक्शंस में डोमिनेटर में आ जाता है, डी अपॉन डी टी हो गया। उसी तरह से बी के बारे में सोचेंगे तो माइनस डी बी बटे डी बी डी टी। अब प्रोडक्ट का रहेगा सी है रिएक्टेंट तो डी सी बटे सी स्मॉल सी डी टी। डी के लिए तो डी डी बटे डी कोफिशिएंट है डी टी। मान लिया कि रेट जो है आर है, तो ए का चेंज होने का, बी का, सी का, डी का, ये तो हम लोग देख लें जनरल इक्वेशन। जैसे मान लिया कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन मिल करके बनता है अमोनिया। यहाँ पर रेट यदि ज्ञात करें तो रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डी एन टू बटे डी टी इक्वल टू डी एच टू बटे डी टी। इस तरह से रेट चेंज करते हैं। यदि ऐसा कोई है तो इस तरह से हम लोग करते हैं, यानी कोफिशिएंट जो है वह डिवाइड में चला आता है। जैसे नेक्स्ट हम लेके एग्जांपल देखें, जैसे सपोज दैट कोई रिएक्टेंट कार्बन है ऑक्सीजन में बर्न करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी जो कोफिशिएंट रहेगा वो डिवाइड में चला जाएगा। अब यहां पर बात करें रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, रेट किस रेट से डिक्रीज कर रहा है तो माइनस डी अपॉन डी टी इजकल टू कोफिशिएंट में रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी लेंगे तो माइनस डी बी बटे डी टी बी आर लेते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी लेते हैं तो डी सी बटे डी टी इजकल टू सी आर। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी तो डी डी बटे डी टी इजकल टू डी आर। तो ए इस तरह से रेट मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला देखें, कोई रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, आर रिएक्टेंट पी प्रोडक्ट एक्स और वाई जैसा कोफिशिएंट है, तो एवरेज रेट, रेट को दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट।
एवरेज हो गया। तो डेल का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल टी का मतलब स्टार्ट किए उस समय के टाइम और लास्ट टाइम। डेल टी, डेल का मतलब यहाँ दो चीज का डिफरेंस हो जाता है, कोफिशिएंट डिवाइड में, यहाँ भी कोफिशिएंट डिवाइड में माइनस साइन डिक्रीज करने का, प्लस साइन इंक्रीज करने का। इंस्टेंटेनियस लेंगे तो मैथमेटिकल टर्म लेता है डी डी आर बटे डी टी, इस तरह से मैथ के टर्म में कैलकुलस में हम लोग पढ़े हैं। वेरी लिटिल टाइम के लिए डी टी लिया गया है, और डी आर यहाँ पर लिटिल कंसंट्रेशन, स्मॉल कंसंट्रेशन के लिए दिया जाता है। अब यूनिट तो क्लियर है कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, या गैसियस रहेगा तो एटीएम पर सेकेंड होगा। कोई अब देखिए ध्यान से, कोई एक रिएक्शन से ए बी बी मिल के प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस बराबर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर इक्वल टू कोफिशिएंट के ए के पावर अल्फा बी के पावर बीटा। यहाँ पर आर को कहा जाता है रेट कांस्टेंट, यहाँ पर आर जो है रेट कांस्टेंट है, आर को कहा जाता है, के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, के को रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पर यदि करें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में होता है रेट इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहा जाता है रेट लॉ इक्वेशंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशंस के पावर है उसका सम होता है। अब हम लोग बात करें इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के बारे में। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के बारे में बात करें, यहाँ पर पहले जीरो ऑर्डर के लिए बात करें, तो जीरो ऑर्डर के लिए यदि रहेगा तो यहाँ पर हो जाता है रेट इक्वल टू के, और कंसंट्रेशंस के पावर जीरो, किसी के पावर जीरो रहता है तो रेट जो है के इक्वल होगा। यहाँ पर रेट के इक्वल हो गया। यहाँ पर टी टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू होगा इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन रेट कांस्टेंट। टी हाफ इक्वल टू यहाँ पर होगा इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k, यानी टी हाफ जीरो ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर नॉट के। यूनिट यहाँ पर यदि जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। इसका ग्राफ यदि खींचे रेट और यहाँ पर कंसंट्रेशंस के टर्म में, तो इसका रेट जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि स्लोप जीरो होता है, स्लोप जीरो। यानी यहाँ पर अब कंसंट्रेशंस कुछ भी रखें जीरो ऑर्डर के केस में, कंसंट्रेशंस कोई भी टर्म रखें उस पर रेट कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ग्राफ खींचे हैं रेट और इनिशियल कंसंट्रेशंस है, आर कैपिटल इनिशियल कंसंट्रेशंस है, और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा गया है। इनिशियल कंसंट्रेशंस और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर स्लोप निगेटिव आता है माइनस रेट कांस्टेंट। यहाँ पर आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, आर टी फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, के रेट कांस्टेंट है, टी हाफ लाइफ टाइम होता है। हाफ लाइफ टाइम के लिए ये फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हो गया। टी हाफ और कंसंट्रेशंस के बीच में तो देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशंस बढ़ेगा इनिशियल तो टी हाफ का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब हम लोग यही चीज फर्स्ट ऑर्डर के केस में हम लोग देखें, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में रेट इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के ए के पावर आर के पावर 1 हो जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है।
यानी यहाँ पर रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशंस का। टी हाफ के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ बराबर होता है 2.303 अपॉन रेट कांस्टेंट लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट बटे आर टी। हाफ लाइफ टाइम के लिए इसके यदि फॉर्मूला करें, यहाँ इसका फर्स्ट फार्मूला हो गया, ये सेकेंड फार्मूला, ये थर्ड फार्मूला। तो टी हाफ इजकल टू 0.093 अपॉन होगा। यहाँ पर भी तीन ग्राफ खींचते हैं। पहला ग्राफ खींचे हैं रेट और कंसंट्रेशंस के बीच में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्लोप यहाँ पर के बराबर होगा। टी हाफ और कंसंट्रेशंस के बीच में ग्राफ खींचते हैं। टी हाफ और कंसंट्रेशंस के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो यहां पर टी हाफ और कंसंट्रेशंस के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इसका हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट होता है। हाफ लाइफ यानी कंसंट्रेशन कुछ भी रहे उसका हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट होगा। यहां कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में लॉग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा। यहां पर ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा, स्लोप हो गया माइनस। यदि स्लोप निगेटिव में हो तो ग्राफ डाउनवर्ड होता है, स्लोप पॉजिटिव में है तो अपवर्ड होता है। स्लोप जो है 0 होता है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। ये हम लोग आपका एक पूरा वीडियो जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स में बताया जा चुका है, उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स में ग्राफ डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट जो है आप विशेष जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9835615376 पर। आप इस जानकारी के लिए कर सकते हैं। ग्राफ टोटल एक क्लास में बताया जाता है। अब हम लोग यूनिट यदि हम निकालें यूनिट रेट कांस्टेंट का, तो के रेट कांस्टेंट यूनिट होता है कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस एन। यहां पर एन जहां पर बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर एन बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मोल पर लीटर 1 के पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स होता है। यदि गैसियस रहेगा तो एटीएम 1 माइनस एन टाइम इनवर्स होगा। जीरो ऑर्डर के लिए बात करें तो के का वैल्यू जो है मोल पर लीटर पर सेकेंड या एटीएम पर सेकेंड होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकेंड इनवर्स सेकेंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स पर लीटर पर सेकेंड या एटीएम पर मोल पर सेकेंड होगा। अर्हेनियस इक्वेशन भी एक इंपॉर्टेंस है। अर्हेनियस इक्वेशन याद रखेंगे। अर्हेनियस इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट और अर्हेनियस ने रिलेशन दिए हैं। अर्हेनियस ने रिलेशन दिए हैं रेट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में। इस अर्हेनियस इक्वेशन में यहाँ पर के जो है रेट कांस्टेंट है, ए जो है अर्हेनियस फैक्टर्स या फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स कहते हैं, या उसी का एक और नाम है प्रे एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स। और यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, टी टेम्परेचर है। इसी को यदि हम लॉग के टर्म में लिखेंगे तो लॉग के इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। अब दो अलग अलग टाइम पर यदि हम बात करें तो दो अलग अलग टाइम में रेट कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो वहां पर रेट
K2 upon K1 is equal to एक्टिवेशन एनर्जी E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 अपॉन 1 अपॉन T2। यहां पर ध्यान दें, जो नोमिनेटर में जो K2 का वैल्यू आया है वो यहां पर पीछे चला जाता है, नोमिनेटर में है वो पहले आ जाता है। ये फॉर्मूला आपका दो अलग अलग टाइम पर आपका दिया हुआ है रेट कांस्टेंट का वैल्यू, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें यदि हम ग्राफ खींचें लॉग के और इनवर्स ऑफ टाइम टेम्परेचर, टी का मतलब यहां पर टेम्परेचर है, ये डाउनवर्ड ग्राफ आएगा, ये डिस्टेंस बतावेगा ई ए लॉग ए, स्लोप इसका माइनस ई अपॉन 2.303। इस ग्राफ से यदि हम बात करें तो लॉग के में रेट कांस्टेंट में ए से डिवाइड करेंगे तो ई के पावर ई अपॉन आर टी, इस चीज को कहा जाता है, ई के पावर ई अपॉन आर टी को कहा जाता है फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें इतना ही फार्मूला यूज होता है, और इसमें विशेष जानकारी के लिए आप जो है रेगुलर क्लास में आपको क्लास करना पड़ेगा। आज का इतना ही। आप लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम यदि है तो आप 9835615376 पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग केमिकल कैनेटिक्स में इतना ही फार्मूला यूज होता है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इससे आपका 2-4 नंबर का क्वेश्चन 12th बोर्ड का बन जाएगा।